जय हिंद दोस्तों, क्लियर सीजीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सुपरवाइजर स्पेशल जो क्लासेस चला रहे हैं उसमें कल हम लोगों ने बात किया था बाल विवाह के बारे में। आज हम लोग एक नए एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। एक नया टॉपिक है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ये टॉपिक के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो दहेज लेने देने वाला जो काम होता है उसको रोकथाम के लिए ये कानून बनाया गया था। 1961 में ये कानून बना है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कहलाता है। अगर हम लोग देखेंगे ये तो 20 मई 1961 को जो है पब्लिश होता है। इसमें क्या है, तो दहेज लेने और देने इनको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। लेना भी अपराध है और दहेज देना भी अपराध है। इन दोनों के बारे में बात करेगा। कब लागू होता है, कब अधिनियमित होता है, तो भारत राज्य जब है अपने गणराज्य के 12वें वर्ष में रहता है 1961 में, तब ये जो है आता है, अधिनियमित किया जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कोई भी एक्ट पढ़ते तो हम लोगों को पता है जो धारा 1 रहती है, धारा 1 उसके संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में बताती है। तो बताता है कि ये अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। और कहां पर इसका विस्तार दिखेगा, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के पूरे भारत में आपको दिखेगा, भारत के सभी राज्यों में इसका विस्तार रहेगा। किस तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसको केंद्र सरकार बताए, अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे ये चीज खोज के कि किस तारीख को जो है ये आपका अधिसूचित होता है और लागू होता है। चलिए, इसमें टोटल 10 धाराएं हैं। जल्दी जल्दी धाराओं को देखते हैं। धारा 2 जैसे हमेशा रहता है परिभाषाओं के बारे में, तो धारा 2 में दहेज की परिभाषा को बताता है। तो दहेज की परिभाषा क्या बोलता है, इस अधिनियम के तहत दहेज ऐसी कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, प्रतिभूति को मतलब हम लोग बोल सकते हैं वस्तु या कोई भी बॉन्ड, कि ऐसी कोई भी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु जिसको विवाह के समय या विवाह के पहले या विवाह के बाद, तीन चीजें हैं, विवाह के पहले, विवाह के बाद या विवाह के समय, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को देता है, अथवा विवाह के समय किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार या किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता दिया जाता है। मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप देते हो या दिए जाने का करार होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दहेज बोलेंगे। फिर से समझते हैं, एकदम छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए जैसे दो लोग हैं, दो परिवार हैं, इनके बीच में शादी होने वाली है, कोई एक मीडिएटर है जो रिश्ता लगाता है। अब दहेज की परिभाषा में क्या क्या चीजें आएंगी, मान लीजिए लड़के वाले डिमांड करते हैं या लड़की वाले, कोई भी एक पक्ष जो है डिमांड करता है, जनरली लड़के वाले करते हैं। तो एक पक्ष डिमांड करता है हमको ये वस्तु चाहिए या ये संपत्ति चाहिए। ये डिमांड शादी के पहले भी हो सकती है, शादी के टाइम पे भी हो सकती है, शादी के बाद भी हो सकती है। तो इस प्रकार से जो भी डिमांड की जाए, डायरेक्टली मांगा जाए या इनडायरेक्टली मांगा जाए, या करार किया जाए कि जैसे आपकी शादी होगी तो इतना रुपए आपको देना है, या ये संपत्ति का हिस्सा देना है, या कुछ भी चीज देना है, तो ये क्या आएगा, दहेज की परिभाषा में शामिल होगा। इसमें जो अपवाद आपको देखने को मिलेगा, मुस्लिम जो शादी विधि होता है, जो शरिया कानून चलता है मुसलमानों में, तो उनमें जो मेहर की रकम रहती है, शायद शादी के समय जो है उन लोग मेहर की रकम जो है एक अदा की जाती है, बताया जाता है कि मेहर की रकम इतनी तय होगी, तो वो मेहर की रकम जो है इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगी। तो जो मुस्लिम शादी की विधि है या मुस्लिम कानून बोलेंगे हम शरिया के तहत, मेहर की रकम को दहेज के तहत नहीं जोड़ा गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा। मूल्यवान प्रतिभूति को कहां पे बताया गया है, तो भारतीय दंड संहिता 8 जो 1860 है उसकी धारा 30 में बताया गया है। जनरली आप समझिएगा, मूल्यवान प्रतिभूति मतलब किसी भी वस्तु, किसी भी संपत्ति या कोई भी ऐसा अंश हो सकता है जो आप मांग कर रहे हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 3 क्या बताता है, दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति। मतलब यदि आप दहेज देते हैं अथवा आप दहेज लेते हैं, मतलब कोई दहेज देगा तो भी और अगर कोई दहेज लेगा तो इनके लिए दंड क्या है, जुर्माना क्या है। तो बताता है कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, मतलब जैसे ये कानून लागू होता है उसके पश्चात, यदि कोई व्यक्ति दहेज देगा या लेगा या दहेज लेना या देना दुष्प्रेरित करेगा, मतलब बताएगा कि दहेज लो या दो, ऐसी भावनाओं को बढ़ाएगा, तो उसको कारावास, जिसकी अवधि कितनी है, 5 साल से कम नहीं होगी, मतलब मैक्सिमम 5 साल के लिए आप नपोगे। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आप दहेज लेते हो या देते हो तो 5 साल की अधिकतम आपको जेल हो सकती है। जुर्माना 15,000 रुपए मिनिमम हो सकता है, या 15,000 के ऊपर जितने भी रुपए का आपने दहेज दिया था उसके मूल्य के बराबर रकम हो सकती है। जो भी अधिक होगा वो होगा। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए जेल जाओगे, 5 साल से कम की नहीं होगी। मतलब 5 साल से कम के लिए जेल में नहीं जाओगे, मिनिमम है, मैंने गलती से मैक्सिमम बोल दिया था। मिनिमम आपको 5 साल की जेल होगी, 5 साल से ऊपर की भी हो सकती है दहेज केस में। तो मिनिमम 5 साल के आप नपोगे, मिनिमम 15,000 रुपए आपको जुर्माना पड़ेगा। अगर आपने मान लीजिए दहेज 2 लाख रुपए का दिया तो 2 लाख आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो इससे कम की सजा का प्रावधान नहीं है। तो कैसे याद रखेंगे, 5 साल से अधिक की सजा होगी
और इसके साथ 15,000 रुपए या 15,000 रुपए से ऊपर का जुर्माना होगा। अगर आपने 2 लाख का दहेज दिया तो 2 लाख रुपए जुर्माना पड़ना पड़ेगा। अगर आपने 5 लाख का दहेज लिया तो 5 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये लेने और देने दोनों वाले के ऊपर लागू होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। किंतु एक बात बोलता है, जो 5 साल की अवधि है, अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि उतना बड़ा केस नहीं हुआ है तो न्यायालय उस चीज को कम भी कर सकता है। तो वैसे आपको जनरली याद रखना रहेगा, जो दहेज लेने या देने के लिए जुर्माना बोलेगा तो नॉर्मल आप याद रखोगे 5 साल या 5 साल से ऊपर की जेल होगी। मिनिमम 5 साल होगा ही होगा, 5 साल से कम का नहीं होगा। और 15,000 रुपए और उससे अधिक का जुर्माना। मिनिमम 15,000 रुपए देना है, या दहेज की रकम, अगर दहेज की रकम ज्यादा है तो दहेज की रकम का ऊपर बराबर देना पड़ेगा। आपने 2,000 रुपए दहेज लिए है तब भी आपको 15,000 रुपए जुर्माना आपको देना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए धारा 3 खत्म करते हैं। धारा 3 के कुछ अपवाद हैं कि कब कब आप मानोगे कि दहेज नहीं लिया गया है। मतलब दहेज की परिभाषा तो ठीक है, कब कब कंडीशन में आप ऐसा माना जाएगा कि दहेज नहीं लिया गया है। ऐसी भेंटें जो वधु को विवाह के समय उस निमित्त कोई मांग किए बिना दी जाती हैं, उसके संबंध में ये वाली शर्तें लागू नहीं होगी। जो 5 साल जेल 15,000 रुपए जुर्माना है, ये कब लागू नहीं होगा? जैसे आपके परिवार वाले हैं या कोई दोस्त है, मित्रगण है, शादी में आपकी जो दुल्हन है उसको देते हैं बिना मांग किए, दुल्हन को अपने दिल से जितना भी रुपए दे दे तो वो दहेज में नहीं काउंट होगा, अपने अगर मन से देते हैं। परंतु एक चीज देखिएगा, ये जो बोलता है कि नियमों के अनुसार एक सूची दर्ज होती है जिसमें वो चीजें रखी जानी आवश्यक है। ऐसे ही मान लीजिए अगर कोई गिफ्ट दूल्हे को मिलता है, दूल्हे ने कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं की है, दूल्हे के दोस्त आए, दूल्हे के परिवार वाले आए, वो दूल्हे को गिफ्ट देते हैं, तो वो भी इस चीज में अगर वो गिफ्ट लेता है तो वो दहेज के अंतर्गत नहीं आएगी। दहेज की परिभाषा में साफ साफ बोला है, जब आप डिमांड करोगे तभी माना जाएगा कि वो दहेज में है। अगर आप अपने मन से कुछ भी देते हो तो वो गिफ्ट कहलाएगा। तो गिफ्ट और दहेज में फर्क समझिएगा। धारा 3 गिफ्ट के लिए बता रही है कि अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो गिफ्ट कितना भी बड़ा हो वो नहीं है, बट अगर सामने वाले ने प्रूव कर दिया कि आप दहेज ले रहे हो या दहेज की डिमांड की हो, तब ये वाला केस बन जाता है 5 साल की सजा और 15,000 रुपए जुर्माना। इसके अतिरिक्त कुछ रूढ़िगत प्रकृति रहती है, प्रवृत्ति रहती है। हम सबकी जैसे शादी वगैरह होती है तो पुराने जमाने से जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं कि जैसे वधु को रहता है या बेटी को अपने पूरे घर का सामान वगैरह देते हैं, तो ऐसा जो भी घर का सामान देने वाली बात है, जो भी उनकी परंपराओं में है, पूरा घर भर के देंगे, पलंग वगैरह देंगे, जो भी है, तो अगर वो अपनी क्षमता के हिसाब से उसके परिवार वाले दे रहे, अपने वित्तीय स्थिति के हिसाब से दे रहे हैं, तो उसको भी काउंट नहीं किया जाएगा। हाँ, यदि आप फिर से बात आती है कि अगर आप डिमांड कर रहे हो तो वो दहेज में आ जाएगा। जैसे नॉर्मल से आप समझिएगा, आप शादी करने गए हो, आप शादी कर रहे हो या किसी महिला की शादी हो रही है, आपके घर वाले अपनी पसंद से जो जो चीजें दे रहे हैं वो गिफ्ट में है। अगर आप किसी ने डिमांड कर दी कि मेरे को बाइक चाहिए, मेरे को कार चाहिए, अगर वो अपने मन से दे रहे हैं तो वो दहेज में इस धारा के अधीन का अपराध नहीं होगा। बट अगर आप उनको डिमांड करते हो, मुझको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, तो देखा जाएगा कि उनकी वित्तीय स्थिति सही नहीं थी, उन्होंने डिमांड की है, तब जो है आपको पड़ जाएगा 5 साल की जेल और 15,000 रुपए जुर्माना। उम्मीद है आपको धारा 3 बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए धारा 4, दहेज मांगने के लिए शास्ति। यदि आप दहेज मांगते हो किसी से भी, मतलब वधु या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यक्ति मांग करता है, तो 6 महीने से ऊपर की आपको सजा हो जाएगी। मिनिमम 6 महीने की सजा और 2 साल तक की सजा हो सकती है, याद रखिएगा। तो 6 महीने से मैक्सिमम 2 साल तक की आपको सजा हो जाएगी और 10,000 रुपए का जुर्माना हो जाएगा। धारा 4 बहुत प्यार से बताती है, अगर आपने सिर्फ दहेज की डिमांड की तो 6 महीने के लिए आपको जेल हो जाएगी। 6 महीने से 2 साल के बीच की किसी भी समय की वो न्यायालय अपने हिसाब से तय करेगा कि प्रवृत्ति देखेगा कितना क्या है, तो 6 महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है। तो मिनिमम 6 महीने के लिए जाएंगे, मैक्सिमम 2 साल के लिए जाएंगे। जुर्माना कितना देना पड़ेगा? 10,000 रुपए अलग से इसको भी जुर्माना देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा ये चीज को। और इसके अतिरिक्त क्या चीज है, न्यायालय अगर देखता है कि कोई विशेष कारण है तो 6 महीने से कम की भी सजा कर सकता है। अधिकतम आप 2 साल के लिए जाएंगे अगर दहेज मांगते हो। देखिएगा, लेने देने की बात आएगी तो 5 साल की सजा है, 15,000 रुपए है। जब मांगने की बात आएगी, अभी सिर्फ आपने मांगा है, लिया दिया नहीं है, अगर मांगने की बात आएगी तो कितने के लिए? 6 महीने से 2 साल के लिए जाओगे और 10,000 रुपए जाओगे। याद रखिएगा, थोड़ा बहुत जो कीवर्ड से जो उन्होंने हेडिंग में लाल कलर का लिख दिया है उसको ध्यान रखिएगा, वो धारा में आता है। इसके अतिरिक्त 4 का एक अतिरिक्त धारा जोड़ी गई है। 4 का टोटल 10 धाराओं में 4 का में क्या बोलता है कि विज्ञापन पर पाबंदी। अगर कोई अपने पुत्र पुत्री का विवाह के लिए, जैसे आप लोग देखोगे मैट्रिमोनी छपता है न्यूज़पेपर वगैरह में, तो समाचार पत्र में, किसी पत्रिका में, किसी जर्नल में या किसी भी माध्यम से अपनी संपत्ति या किसी धन के अंश या दोनों को किसी कारोबार या हित में किसी अंश की प्रतिस्थापना करेगा या प्रकाशित करेगा। मतलब हम दहेज देंगे या दहेज लेंगे, हमारी बेटी या बेटा से शादी कर लो, हमारे बेटे से अगर आप शादी करते हो, इंजीनियर है, कलेक्टर है, इतना दहेज लेंगे, ऐसा बोलता है, या मेरी बेटी से शादी कर लो, हम इतना दहेज देंगे, ऐसा कोई आर्टिकल छपवाया है
किसी भी प्रकार का दहेज लेने का या दहेज देने का, तो आर्टिकल छपवाने के लिए, ऐसा आर्टिकल छपाने के लिए उसको मिनिमम 6 महीने की सजा, मैक्सिमम 5 साल तक की सजा हो जाएगी। तो मिनिमम 6 महीने से 5 साल तक की सजा हो जाएगी, 15,000 रुपए जुर्माना उससे और वसूल किया जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। पर बाद में यही चीज आ जाता है, कुछ स्पेशल प्रोविजन होंगे तो 6 महीने से कम कर सकता है। तो जहां जहां स्पेशल प्रोविजन है आपको कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है, आपको नॉर्मल से जानना है। स्पेशल प्रोविजन में क्षमा जो है किसी विशेष कारण से कम कर सकते हैं, केवल टेन्योर पकड़िएगा। पहले वाले केस में क्या था, धारा 3 में आपको 5 साल से सजा हो रही थी, 5 साल से या 5 साल से ऊपर 15,000 जुर्माना, उसके बाद 6 महीना से 2 साल की सजा हो रही थी, 10,000 रुपए जुर्माना। इसमें विज्ञापन में क्या बोलता है, आपको 6 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है और 15,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। चलिए, ये धारा 4 का था। धारा 4 के का के बाद धारा 5 आती है, बोलता है दहेज लेने या देने के लिए करार का शून्य होना। केवल इसको इतना ही जानिएगा, दहेज लेने या देने के लिए करार जो है हमेशा शून्य होगा। इसके बाद आता है जो छठवां धारा है, इसकी धारा नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिए फायदे के लिए होना। मतलब बता रहा है कि कभी भी हम लोग कोई दहेज देते हैं तो वो जो वधू है या पत्नी है उसके लिए या उसके वारिस मतलब उसके बच्चों के फायदे के लिए होता है, पति का कोई हक नहीं है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो क्या बताता है इसमें कुछ पॉइंट से, पहला पॉइंट बोलता है जहां कोई दहेज किसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में विवाह दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब दहेज दिया जा रहा है, दहेज किसको देते हैं, जनरली परिवार वाले पत्नी को देते हैं या स्त्री को देते हैं। तो वो जो दहेज लेने वाला काम था, जो वस्तु आपने दी या किसी भी प्रकार का गिफ्ट दिया, कोई रकम दी, कोई वस्तु दी, वो उस समय वो वधू वहां पे उपस्थित नहीं थी, वो लड़की उपस्थित नहीं थी, उसके अतिरिक्त आप किसी और को देते हो। मान लीजिए हो सकता है वो आप मुझे दे रहे हो सकता है वो किसी के रिश्तेदार को दे रहे हो, तो ऐसे में वो व्यक्ति का काम क्या है वो बता रहा है। तो बोलता है अगर वो लड़की जिसकी शादी हो रही है उसके अतिरिक्त आप किसी और को दहेज दे देते हो, उसको थमा दिया जाता है, तो वह व्यक्ति उस दहेज को, जब अगर शादी के पहले वो दहेज दिया गया है तो 3 महीने के भीतर, अगर शादी के टाइम या शादी के बाद दिया गया है तो भी 3 महीने के भीतर, यदि जब वो लड़की के लिए गिफ्ट बनाया गया था, दहेज दिया गया था, मान लीजिए जैसे आपकी कोई बहन होगी, आपके नाना वगैरह क्या करेंगे, आप 16-17 साल के हो, अब नाना एकदम एक्सपायर होने वाले रहे होंगे, तो वो क्या करते हैं, अपनी आपकी बेटी तो भैया देख नहीं पाएंगे, तो वो उसकी शादी के पहले ही 18 साल होने के पहले ही उसकी मम्मी को या उसके पापा को दे देते हैं कि मेरे तरफ से दहेज में देना। तो ऐसे में जब वस्तु जो अपनी स्त्री है वो नाबालिग है, अवयस्क है, तो उसके 18 साल होने के बाद जब भी हो सके 3 माह के अंदर वो उस स्त्री को आपको अंतरित कर देना है। एकदम नॉर्मल सा है, 3 पॉइंट आराम से समझिएगा। दहेज 3 तरीके से दे सकते हैं। आपको किसी महिला को दहेज देना है, तो मान लीजिए एक महिला है, वो उसकी शादी होने वाली है, मान लीजिए आपकी बहन है, उसकी शादी होने वाली है। अब आपकी बहन को शादी में दहेज देना था, आपकी बहन के लिए, आपके मामा ने क्या आपके हाथ में थमा दिया दहेज, ये समझिएगा, आपके मामा ने आपके हाथ में थमा दिया, बोला अपनी बहन को दे देना। तो ऐसे में आपका कर्तव्य क्या बनता है, अगर आपकी बहन की शादी से पहले आपके मामा ने दहेज थमाया है तो 3 महीने के अंदर अपनी बहन को थमा दो। अगर आपकी बहन की शादी के टाइम देते हैं कि मिल नहीं पाए किसी कारण से, तो 3 महीने के अंदर अपनी बहन को थमा दो। वो अगर आपकी बहन 18 साल की नहीं थी तो आपको दिया गया है कि आप सिक्योरिटी में रखिए, जैसे आपकी बहन 18 साल की होगी 3 महीने में आप उस चीज को थमा दीजिए। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको समझाने के लिए। तो ये आपको कभी भी करके उस स्त्री को जिसका विवाह के लिए वो दहेज दिया गया था उसको अंतरित कर देना है, मतलब दे देना है। उसे न्यास के रूप में स्त्री के फायदे के लिए धारण कर सकते हैं, है ना। जब तक स्त्री बड़ी नहीं होती तब तक उसको आप रख सकते हो, मतलब जब तक वो 18 पूरी नहीं करती तब तक आप उसको एक सिक्योरिटी के तौर पे रख सकते हैं। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा आप लोगों को सही लग रहा है कि गलत लग रहा है। इसको हम लोग और इजी लैंग्वेज में ला सकते हैं क्या, बता देंगे। चलिए, इसके बाद इसी में दूसरी धारा क्या बोलती है, यदि कोई व्यक्ति उपतारा एक द्वारा अपेक्षित किसी संपत्ति को जिसके लिए वो निर्दिष्ट परिसीमन काल के भीतर अंतरण करने में असमर्थ रहता है, मतलब 3 महीने में जो आपको देने की बात किया है, किसी भी परिस्थिति में आप 3 महीने में लौटाइए, आप 3 महीने में उस स्त्री को नहीं देते हो जिसको वो दहेज देना था, तो आपको जेल होगा। जेल कितना हो सकता है, तो 6 महीने से 2 साल की आपको जेल होगी। इसके अतिरिक्त जुर्माने से जो मिनिमम 5,000 का है और 5,000 से 10,000 के बीच का जो जुर्माना है, या फिर दोनों से आपको दंड मिलेगा। ओके, मतलब क्या है, आपको 3 महीने में उस स्त्री को देना था उसका सामान, आपने क्या किया, 3 महीने में उस स्त्री को नहीं दिया, अब नहीं दे रहे हो, छुपा के रख लिए हो या देने के लिए मना कर रहे हो, और वो स्त्री आपके ऊपर केस करती है, तो 6 महीने से 2 साल के लिए आप जेल जाओगे। हो सकता है 5,000 से 10,000 रुपए जुर्माना लग जाए, और अगर बहुत बुरी कंडीशन रही तो हो सकता है दोनों लग जाए। तो ये ध्यान रखिएगा।
इसके बाद बोलता है, इसका जो थर्ड पॉइंट आता है कि जहां हकदार स्त्री को उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है तो वह स्त्री के वारिस उसे तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के हकदार होंगे। मान लीजिए आपने शादी के बाद कोई गिफ्ट मिला या शादी के पहले कोई गिफ्ट मिला, इस प्रकार से कोई गिफ्ट मिल रहा था जिसको आपको उस स्त्री को देना था, आप रखे हो अपने पास सिक्योर करके एकदम कि हाँ मैं उस स्त्री को दे दूंगा। बट क्या होता है, आपके देने के पहले वो स्त्री मर जाती है, जिसके दहेज को आपके अपने पास रखा था, अपने पास संभाल कर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको अपने पास नहीं रखना है, आप उसके वारिस मतलब जो उसके बच्चे होंगे या जो भी वारिस घोषित होंगे उनको आपको उनका सामान देना पड़ेगा, आप अपने पास नहीं रख सकते। ध्यान रखिएगा ये चीज। इसमें एक पॉइंट और आएगा, मान लीजिए ऐसी कंडीशन है जब स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर 7 साल के अंदर अंदर शादी के प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है, तब क्या करना है, ऐसे केस में उसके वारिसों को देना है। बट अगर वारिस में अगर उसकी कोई संतान नहीं है, मान लीजिए वो उस स्त्री की कोई संतान नहीं है, तब आप उसके माता पिता को अर्जित करेंगे, माता पिता को अंतरित करेंगे। यदि उसकी संतान है तो संतान को अंतरित करेंगे और उसके अंतरण तक मतलब जब तक वो बड़ा नहीं होता आप उसका न्यास के रूप में धारण करके रख सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद 3 का क बताता है, यही चीज नॉर्मल सी बात है। अगर आप वो स्त्री को वापस नहीं करते, स्त्री की अगर मृत्यु हो गई तो उसके बच्चों को या उसके मम्मी पापा को नहीं करते हो, तो ये केस न्यायालय में जाएगा। न्यायालय उस व्यक्ति को निर्देश दे सकता है कि दिए गए अवधि के भीतर जो है आप उसको वापस कर दो। अगर आपके पास वो वस्तु नहीं है तो उसकी रकम जितनी थी उतनी आप वापस कर दो। अगर आप इसको बताने में या इसको देने में असफल हो जाते हो तो फिर से आपको जेल हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सेम है, जेल का टाइम पीरियड वही रहेगा। आते हैं धारा नंबर 7 पे। धारा नंबर 6 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, 1 या 2 बार आप ध्यान से पढ़ेंगे आ जाएगा, रिपीट में देख लीजिएगा। धारा नंबर 7 में आते हैं। धारा नंबर 7 क्या बताता है, अपराधों का संज्ञान लेना। किस प्रकार से अपराधों का संज्ञान लेगा, ये कौन से अधिकारी संज्ञान लेंगे, तो बोलता है महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय से अवर। अवर का अर्थ होता है छोटा, ठीक है, मतलब इससे बड़ा नहीं, इससे छोटा, मतलब मिनिमम महानगर मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास ऑफिसर जो प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट है वही इन सब मामलों का संज्ञान लेंगे। इनसे छोटा अधिकारी इन सब जो आपके अपराध हैं इनका संज्ञान नहीं लेंगे। इस अधिनियम के अतिरिक्त अपराधों का विचारण नहीं करेगा। वही लाइन बोलता है, एकदम शॉर्ट में याद रखिएगा। अधिनियम की भाषा थोड़ी कठिन हो जाती है, मैं थोड़ी भाषा को इजी कर देता हूं। जब संज्ञान लेने की बात आएगी तो महानगर मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनके अतिरिक्त इनसे छोटे पद का कोई लेवल का अधिकारी नहीं ले सकता। इनके समकालीन ले लेगा, बट मेजोरिटी देखा जाएगा तो इन्हीं लोगों को लेना है, पहला इन्हीं लोग लेंगे, इनसे छोटे लेवल का अधिकारी इसके संज्ञान नहीं ले सकता। अब संज्ञान लेने के लिए बात आएगी तो संज्ञान लेते समय क्या ध्यान रखना है, ये जब मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं, संज्ञान ले रहे हैं, तो वो अपनी जानकारी पर या ऐसे अपराध जब हो रहे थे तो उनको गठित करने वाली जो पुलिस रिपोर्ट आई थी उनकी जांच पर ही ये करेंगे, संज्ञान लेंगे। या फिर अपराध से कोई व्यथित व्यक्ति जो दहेज से पीड़ित है, दहेज प्रताड़ना में आपको पता है किसी महिला को जला दिया जाता है, कुछ हो जाता है, तो ऐसे पीड़ित कोई व्यक्ति होंगे या उनके माता पिता होंगे या उनका कोई भी रिश्तेदार या कोई एक ऐसी संस्था जो काम कर रही है, मान्यता प्राप्त या कल्याण संस्था बोलता है, जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने कोई ऐसी संस्था को बता के रखा है कि आप ऐसे कामों को देखो, अगर उनके द्वारा दिया जाता है तभी ये लोग संज्ञान लेंगे और नहीं तो नहीं लेंगे। फिर से समझिएगा एक बार में, क में जो पॉइंट लिखे हैं और ख में जो पॉइंट लिखे हैं, मजिस्ट्रेट या न्याय महानगर मजिस्ट्रेट बोल दीजिए या प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट बोल दीजिए, ये लोग तभी करेंगे काम, ये लोग तभी इस चीज को देखेंगे, अपराध का संज्ञान तभी लेंगे जब पुलिस रिपोर्ट मिले या फिर पीड़ित व्यक्ति आकर केस करे। अगर पीड़ित व्यक्ति केस नहीं कर सकता तो उसके माता पिता या रिश्तेदार कोई केस करे या फिर कोई मान्यता प्राप्त कल्याण संस्थान जो एनजीओज रहते हैं वो आकर केस लगाए, तभी सुनेगा, नहीं तो नहीं सुन सकता। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट जो आता है इसका ग पॉइंट बोलता है महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के प्राधिकृत कोई दंडादेश जारी करे या पारित करे। मतलब जो व्यक्ति अपराध किया है इस न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने केस जाएगा तो सजा कौन सुनाएगा उस व्यक्ति को जिसने अपराध किया है दहेज वाला, तो ये महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट ही इस चीज में अपराध के लिए सजा सुनाएंगे। ये पॉइंट बोलता है ग नंबर। चलिए क्लियर है, चलते हैं संज्ञान में स्पष्टीकरण में। वही कल्याण संस्थान के बारे में बात करता है, तो कल्याण संस्थान में बताया है कोई भी समाज कल्याण संस्थान का मतलब क्या है, केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा कोई संस्थान को मान्यता दी गई है, कोई एनजीओ है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है तो वो ये काम करेगा। चलिए इसके बाद
धारा इसकी जो 2 है वो काम की नहीं आती, उपधारा 2 उतना कोई काम नहीं है। उपधारा 3 पे अगर आएंगे तो क्या बोलता है, अपराध से व्यतीत व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन का भागी नहीं बताएगा। मतलब जब कोई महिला या कोई परिवार वाला इसके खिलाफ दहेज के लिए रिपोर्ट लिखाता है तो उनके द्वारा दिया गया कोई स्टेटमेंट उनके खिलाफ गवाही या उनके खिलाफ आरोपी के लिए भागी नहीं बनाएगा, उनको आरोप उनके स्टेटमेंट के तहत नहीं दिया जाएगा। चलिए आते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कवर अप करते हैं। जो धारा 8 है वो बोलती है अपराधों का प्रयोजन के लिए संज्ञेय होना तथा जमानती या अशमनीय होना। ये याद रखिएगा, जो अपराध है किस प्रकार से रहेंगे, तो सिंपल सा बोलता है अपराध अजमानती होंगे और अशमनीय होंगे। मतलब क्षमा लायक, जो क्षमा होती है क्षमा लायक अपराध नहीं रहेंगे, अजमानती रहेंगे। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट होती है, मान के चलिए एक बार आपने केस कर दिया दहेज प्रताड़ना का, अब दहेज प्रताड़ना का केस शुरू हो गया तो जो बीच में मान मनोबल होता है ना कि आपसी समझौते से केस सुलझ जाता है, तो दहेज प्रताड़ना वाले मामले में बताया गया है कि कभी भी केस जो है अगर एक बार डल गया है तो बीच में मीडिएटर नहीं होगा, फैसला ही आएगा, या तो इधर, मध्यस्थता नहीं होती। जो भी अपराध होगा, जब भी वारंट निकलेगा तो वारंट के बिना भी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी पुलिस इसको गिरफ्तार कर सकती है, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार के अपराध कैसे होंगे, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएंगे, अजमानती होंगे और अशमनीय होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 8 का क्या बोलता है, कुछ मामलों में सबूतों का भार। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे ऊपर किसी ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है, तो आरोपी जैसे यदि मैं हूं तो मेरे को ही ये साबित करना पड़ेगा कि मेरे ऊपर जो लगे आरोप हैं वो गलत है। यही सिर्फ बोलता है 8 का बोलता है, जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है उसी को ये साबित करना पड़ेगा कि उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो झूठे हैं। चलिए, उसने कोई अपराध नहीं किया है ये बताता है। चलिए 8 का क के बाद आते हैं 9, 8 का ख पे आएंगे। 8 का क के बाद 8 का ख, ये इंपॉर्टेंट है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी, एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त करेगा राज्य सरकार, मतलब छत्तीसगढ़ की सरकार या कोई भी राज्य की सरकार एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त करेगी जो देखेगा कि दहेज को किस प्रकार से रोका जा सकता है, जो दहेज की लेन देन है इस कुरीति को कैसे रोका जा सकता है। इसका नाम क्या रहेगा, दहेज प्रतिषेध अधिकारी। एक अधिकारी कर सकती है, 2 अधिकारी कर सकती है, 3 अधिकारी, जितना सरकार को लगता है वो अपने हिसाब से कर सकती है और उनको उसके हिसाब से क्षेत्र जो है बांट सकती है और उनकी आधिकारिकताओं का निर्धारण कर सकती है। तो याद रखिएगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में पूछा कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति उनके क्षेत्र या उनको शक्ति कौन देता है, किसके अधीन होती है, तो राज्य सरकार के अधीन होती है। तो अलग अलग राज्यों में इनके जो आपको क्वालिटीज दिखेंगी या पावर्स दिखेंगी वो अलग अलग हो सकते हैं। इनके काम के बारे में और बाकी शक्तियों के बारे में समझते हैं। तो दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की शक्ति जो बताता है और काम को बताता है, तो बोलता है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग निम्न कृत्यों के पालन के लिए कर सकता है। मतलब ये चीजों को काम करने के लिए वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। पहला क्या आता है, इस अधिनियम के अधीन उपबंधों का अनुपालन किया जाता है या नहीं। मतलब जो दहेज प्रतिषेध कानून बना है उसके उपबंधों का अनुपालन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये दहेज प्रतिषेध अधिकारी देखेगा। दहेज देने या दहेज लेने को दुष्प्रतीत करने या दहेज मांगने को यथासंभव रोकना, मतलब दहेज लेना देना और दहेज को रोकना, ये कोशिश करेगा कि यथासंभव इस सब चीजों को रोका जाए, इसकी कोशिश रहेगी। इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्र करना जो आवश्यक है। मान लीजिए किसी के ऊपर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा है, तो जो व्यक्ति आरोपी है तो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का काम किसका रहेगा, दहेज प्रतिषेध अधिकारी का रहेगा, ऐसे मान सकते हैं। ऐसे अतिरिक्त कार्य करना जो राज्य सरकार उन्हें सौंपे। राज्य सरकार कानून बना के यदि और कुछ काम सौंपती है तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी को वो सारे काम भी करने हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 8 का ख, दहेज प्रतिषेध अधिकारी में थर्ड पॉइंट आता है, बोलता है राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर सकती है। अगर ऐसा लगता है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी को कुछ ऐसी पावर देना चाहिए जो पुलिस के पास है तो वो दे सकती है, और वो अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग उन सीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए करेगा जो एक्ट में लिखी हुई है, जो कानून में लिखी हुई है। चलिए इसके अतिरिक्त आते हैं, दहेज प्रतिषेध अधिकारी के कृत्यों का दक्ष पालन करने की सलाह लेने के लिए और सहायता देने के लिए एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त होगा। संभावित प्रश्न इससे बन सकता है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की सलाह के लिए संभावित बोर्ड में कौन रहता है, तो संभावित बोर्ड के सदस्यों में देखेंगे तो 5 से अनधिक लिखा है, मतलब मैक्सिमम 5 सदस्य हो सकते हैं। वो 5 सदस्य कौन होंगे, समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होना आवश्यक है। तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी के लिए एक सलाहकार बोर्ड बनेगी, उस बोर्ड में 5 सदस्य होंगे, मैक्सिमम 5 सदस्य हो सकते हैं जो समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे, जिसमें 2 महिलाओं को होना आवश्यक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
धारा 9 में आते हैं नियम बनाने की शक्ति। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जो है, इसके तहत नियम बनाने की शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार इसके लिए अधिनियम बना सकती है, नियम बना सकती है। चलिए इसमें और बात करते हैं। नियम बनाने की शक्ति में देखेंगे तो क्या बात करता है कि जैसे भी हो संसद जितना जल्दी हो सकता है संसद के दोनों सदनों से 30 दिन की अवधि के भीतर इसको पारित करवाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि एक सत्र खत्म हो गया और पारित नहीं हो पाया तो दूसरे सत्र में पारित कराएगी। अगर पहले सदन से कोई चीज पारित होती है, दूसरा सदन उसमें कोई परिवर्तन करता है और दोनों सदन उससे सहमत है तो ऐसा माना जाएगा दोनों सदनों ने परिवर्तित रूप से इसको पारित कर लिया है। कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं लगाना है, संविधान के पार्ट्स में आता है तो जनरली इसको हल्के में ही लीजिएगा। आते हैं धारा 10, राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति क्या बोलता है। तो बताता है राज्य सरकार इस पे क्या क्या चीजों पे नियम बना सकते हैं। जैसे धारा 8 के ख में दहेज प्रतिषेध अधिकारी था तो उससे संबंधित नियम बनाने की शक्ति होती है राज्य सरकार के पास। तो राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारियों द्वारा जो भी है उनके लिए नियम कानून बना सकती है कि कैसे वो काम करे, उनको शक्ति देने की काम, ये सारा पूरा काम राज्य सरकारें करती है। केंद्र सरकार पूरे कानून में चेंज करेगी, ध्यान रखिएगा। जो 9 बोलता है पूरे कानून में यदि कोई परिवर्तन करना है, कहीं पे परिवर्तन करना है तो वो केंद्र सरकार का काम है। राज्य सरकार का काम क्या होता है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी के जो भी चीजें हैं कर्तव्य या जो भी आपको सूचनाएं देना या जो भी उसके काम करना उसमें परिवर्तन करने का काम दहेज प्रतिषेध अधिकारी का होता है। अब इसमें बोलता है राज्य सरकार इस धारा द्वारा बनाए गए नियम को यथाशीघ्र विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। मतलब राज्य सरकार कोई काम करती तो वो अपने विधानमंडल, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो अपनी विधानसभा द्वारा पारित करवाना इसको आवश्यक होता है। तो इतना था हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा छोटा वीडियो हम लोगों ने बनाने की कोशिश किया है, तेजी से टॉपिक कवर अप करने की कोशिश किया है। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट होगा आप कमेंट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना ही था आज के वीडियो के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।